नमस्कार मित्रों, मैं संजय शर्मा पुनः एक बार आपका अनन्या परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हम लेकर के आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, वन डे एग्ज़ाम के लिए व्याकरण में जो महत्वपूर्ण चीज़ लेकर के हाजिर हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है छंद। आइए आज हम छंद की चर्चा करते हैं। तो छंद के विषय में जानने से पहले हमें एक बात ये जान लेना बहुत ही आवश्यक होगा कि ये छंद है क्या। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु से मानी जाती है। छंद शब्द की उत्पत्ति छद धातु से मानी जाती है। नोट कर लेंगे आप सभी लोग, छंद धातु से मानी जाती है। जब इसी छद धातु में आसन प्रत्यय जोड़ देते हैं, आसन प्रत्यय को जब हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है क्या? ये बन जाता है छंद। तो छद धातु में आसन प्रत्यय जोड़ने पर छंद का निर्माण हुआ है और छंद का जो अर्थ होता है वो होता है प्रसन्न करना। छंद का जो अर्थ होता है वो होता है प्रसन्न करना या आह्लादित करना। दोनों एक ही चीज हैं, आह्लादित करना। एक बात और जान लेते हैं कि ये जो छंद है, सबसे पहले पॉइंट में लिखेंगे, सबसे पहले छंद शब्द का उल्लेख, छंद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले उल्लेख छंद का कहाँ पर मिलता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। कहाँ पर मिलता है बच्चों? सबसे पहले छंद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। दूसरी बात और इससे जानेंगे, छंद का दूसरा नाम, छंद का दूसरा नाम क्या है? तो छंद का दूसरा नाम है पिंगल। क्या नाम है? छंद का दूसरा नाम है पिंगल। क्यों? क्योंकि पिंगल मुनि के नाम पर उन्हें ही पिंगल का जनक कहा जाता है, छंदों का जनक माना जाता है। तो पिंगल मुनि के नाम पर, पिंगल मुनि के नाम पर, पिंगल मुनि के नाम पर इसका नाम छंद पड़ा। इसका नाम क्या पड़ा? छंद पड़ा। किसके नाम पर? पिंगल मुनि के नाम के आधार पर इसका नाम छंद पड़ा। चलिए, आपने इतनी बातें जान ली कि छंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया, इसका मतलब क्या होता है प्रसन्न करना या आह्लादित करना। ये भी हमने बताया कि छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल है और पिंगल मुनि के नाम पर इसका नाम पड़ा। एक पॉइंट और यहाँ से उठाया जा सकता है कि पिंगल की पुस्तक का क्या नाम था? पिंगल की पुस्तक का नाम तो ये जान लेंगे, छंद शास्त्र है। पिंगल की पुस्तक का क्या नाम है? पिंगल की पुस्तक का नाम है छंद शास्त्र। आप सभी लोग इसे ध्यान देंगे। आइए, उत्पत्ति हो गया, अर्थ हो गया, किसने प्रयोग किया, सबसे पहले कहाँ आया, इसकी चर्चा हमने कर लिया।
तो अब चलते हैं, क्योंकि ये संस्कृत की बात है, वहीं से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। लेकिन अब हम हिंदी के अनुसार छंद को जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में छंद की परिभाषा क्या है। सबसे पहले छंद की परिभाषा को हम जानने का प्रयास करेंगे कि छंद वास्तव में है क्या। तो देखेंगे बच्चों, नोट करेंगे, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या कामा क्रम, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति। ध्यान देंगे बच्चों, ये सब छंद के अंग या अवयव ही हैं। अभी आगे हम इनको पढ़ेंगे। अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति आदि से संबंधित, आदि से संबंधित, आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित, विशिष्ट नियमों से नियोजित, विशिष्ट नियमों से नियोजित रचना छंद कहलाती है। विशिष्ट नियमों से नियोजित रचना छंद कहलाती है। आप सभी लोग फिर से इसको ध्यान देंगे कि अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित रचना छंद कहलाती है। आखिरकार छंद की यह परिभाषा किसने की दी थी? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने दिया था ये छंद की परिभाषा, कि जिसमें अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यतिगत सभी होती हैं। वो एक नियोजित तरीके से होता है, उसे हम छंद कहते हैं। दूसरी बात में छोटी छोटी सार्थक, नोट करेंगे, छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण, ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण, छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य, सामंजस्य का नाम छंद है, का नाम छंद है। छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों की प्रवाहपूर्ण सार्थक सामंजस्य का नाम छंद है। छंद की ये परिभाषा आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। छंद की ये परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे इससे संबंधित एक स्टेटमेंट और मिलता है। वो क्या है कि छंद का अर्थ केवल तुक, छंद का अर्थ केवल तुक, छंद का अर्थ केवल तुक, छंद का अर्थ केवल तुक या बंधी हुई समान स्वर मात्रा, या बंधी हुई समान स्वर मात्रा, या बंधी हुई समान स्वर मात्रा या वर्ण संख्या नहीं, या वर्ण संख्या नहीं, या वर्ण संख्या नहीं, बल्कि छंद योजना का नाम है, बल्कि छंद योजना का नाम है। छंद किसका नाम है? योजना का नाम है। ये
कथन किसका है? ये कथन आपके अज्ञेय जी का है। अज्ञेय का पूरा नाम आप जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिन्हें कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो बच्चों जान लिए आप सभी लोग कि अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। किसने कहा? जगदीश गुप्त साहब ने कहा। फिर छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। ये किसने कहा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और ये बताया कि छंद जो है वो बंधी हुई स्वर मात्रा या वर्ण संख्या नहीं है, बल्कि छंद एक योजना का नाम है, जिसे एक योजनाबद्ध तरीके से लिखा जाता है। तो आप सभी लोगों ने छंद की उत्पत्ति और छंद की परिभाषा के विषय में आप लोगों ने जाना। इसके बाद में आप सभी लोग ध्यान देंगे कि छंद जो है, अभी तो हम प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि प्रकारों की चर्चा करने से पहले, जैसे शरीर का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले उसके अंगों का अध्ययन कर लेते हैं, उसी प्रकार से छंद के प्रकार और छंद को पढ़ने से पहले हम थोड़ा से उनके अंगों की ओर चर्चा करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे छंद के अंग या अवयव। छंद के अंग या अवयव। आप सभी लोग ध्यान देंगे कि छंद के कितने अंग होते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले पद या इसी को पाद या इसी को चरण कहते हैं। ये सबसे पहला चरण है। दूसरा जो छंद का होता है वो होता है वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा। जो आपका तीसरा पॉइंट है वो होता है संख्या और क्रम। संख्या और क्रम। जो आपका चौथा पॉइंट है उसमें आता है गण। गणों के बाद में यति, यति के बाद में गति, यति के बाद में गति, और गति के बाद में आप सभी लोग ध्यान देंगे तुक। ये 7 अंग होते हैं। 7 अंग होते हैं, लेकिन कुछ अलग से ध्यान देंगे। एक नोट्स यहां पर लिख लेंगे आप सभी लोग। इसी छंद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आरोह अवरोह। आरोह अवरोह। आरोह अवरोह। और एक बात हम पढ़ेंगे बलाघात। क्या पढ़ लेंगे? बलाघात। इस तरीके से ये आपके 7 मुख्य अंग हैं छंद के, लेकिन इसी के अंतर्गत हम आरोह अवरोह, बलाघात आदि की भी चर्चा करेंगे। एक पॉइंट आप लोग थोड़ा सी ध्यान देंगे नोट्स नंबर 2 में। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण को माना जाता है। किसको माना जाता है? गद्य का नियामक व्याकरण को माना जाता है। उसी प्रकार से काव्य का नियामक छंद को माना जाता है। आप सभी लोग नोट कर लेंगे कि गद्य का नियामक व्याकरण को माना जाता है, तो काव्य का नियामक किसे माना जाएगा? काव्य का नियामक छंद को माना जाएगा। ठीक है बच्चों, शेष आगे की बात जो है हम अगले वीडियो में आपको छंद के अंग पूरा पढ़ाएंगे। आप सभी लोग हमारी सराहना किए, लाइक कर रहे हैं हमारे इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।